देखो, जब हम बात करते हैं हमारे लिटरल रूल की या गोल्डन रूल की, तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से उठाते हैं, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम उठा सकते हैं हमारे एके गोपालन वाला केस। उसमें क्या सीधे सीधे उसमें ये बात कही गई कि जब आप लोग को अगर दिक्कत है कहीं पर भी किसी लॉ को डिस्कस करने में या फिर उसको इंटरप्रेट करने में, तो हम क्या यूज करेंगे, लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे। और इसी को फॉलो करते हुए हमारा जो आर्टिकल 21 है उसका क्या किया गया, लिटरल इंटरप्रिटेशन एकदम किया गया, एकदम वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन किया गया। करेक्ट। तो इसमें इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 21 का लिटरल इंटरप्रिटेशन करके इन्होंने कह दिया नहीं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं ऑन द बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और वही हमारा आर्टिकल 21 कहता है। ठीक है। हम ये ध्यान नहीं रखेंगे कि आपको स्वतंत्रता मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर आपको किस प्रकार की स्वतंत्रता मिल रही है। अगर लॉ बना दिया तो आपकी उस स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। वी कैन स्टॉप दैट फ्रीडम। देन इट्स ओके। हमने बड़े खुश हो गए हम लोग सुन करके, लेकिन हम बड़े कुछ लोग जो थे बड़े दिमागदार थे, उन्हें गुस्सा आ गई। उन्होंने क्या करा, अगला केस लेके आया और धीरे 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 करके हम पहुंच गए मेनका गांधी पे। मेनका गांधी में क्या हुआ, उन्होंने बोला भाई ठीक है, आप लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, करो, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि इस आर्टिकल को, आर्टिकल 21 को कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का कोई पर्पस होगा, या फिर एक लाइन में लिख करके छोड़ दिया और उसको काम खत्म कर दिया। फिर यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो अप किया गया, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉलो अप किया गया, और उसमें कहा गया लिटरल मीनिंग तक ठीक है, लेकिन इसको में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉ बनाते समय हमारे लेजिस्लेशन का आशय क्या था, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द टाइम, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का क्या इंटेंशन था। तो उन्होंने बोला इसीलिए हमारे को प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात अगर हम करें तो बिल्कुल सही है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के द्वारा हम हमारी लिबर्टी को स्टॉप कर सकते हैं, उसको कंट्रावीन कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, लेकिन वो लॉ जिससे आप कंट्रावीन कर रहे हैं उसे क्या होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। इसी के आधार पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने गोल्डन रूल ऑफ लॉ को आगे बढ़ाया। फिर इसके बाद मास होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेटर मुंबई का एक केस आया, जिसमें इन्होंने गोल्डन रूल को बिल्कुल एकदम क्लियर वर्ड्स में क्लियर कर दिया कि जहां पर गवर्नमेंट लॉज में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कोई अशुद्धता है, इम्प्योरिटी है, तो वहां पर व्याख्या करते समय, वहां पर इंटरप्रेट करते समय किसी भी लॉ को सरकार के आशय को, मतलब गवर्नमेंट के आशय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसी के बाद उस लॉ का इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। अगर आप सरकार के आशय को इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, आप सरकार के आशय को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो आप कभी भी सही तरीके से किसी भी लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमारा जो आर्टिकल 30 था, सेक्युलरिज्म के होते हुए भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की स्थापना जो थी, ठीक है, तो उसका क्या उद्देश्य था, उसमें हमें इंटरप्रिटेशन करते समय केवल और केवल इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि हमें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है, बल्कि हमें कैसे करना है, उसे गोल्डन रूल की सहायता से करना है। उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमारे लेजिस्लेटर्स थे उनका आखिर क्या पर्पस था उस लॉ को बनाने का। कोई समस्या, क्लियर हुआ, ये बात नहीं हुई? यस मैम। अब तो नहीं, अब तो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में दिक्कत नहीं क्रिएट करोगे? क्यों? नो मैम। अभिषेक? नो मैम, सब क्लियर है। अच्छा, 44th अमेंडमेंट एक्ट आया एक, हमारे यहाँ आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर इसमें क्या करा गया था, कोई कौन बताएगा? इसमें बड़े बड़े कुछ काम किए गए थे बहुत, लाइक कृति बताएंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या किया गया मेनली। मैम हाँ, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या किया गया, ऐसा क्या किया गया जिसको हम पढ़ना है अभी, क्या क्या किया गया, बड़े बड़े 2-3 काम बता दीजिए बस।
मैम प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे। और लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। क्या करा? प्रॉपर्टी क्या? लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हटाया गया था शायद लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट से। अभी रुको कृति, अभी अपूर्वा ने ऐड किया है। अपूर्वा माइक ऑन कीजिए बेटा अपना। हाँ ये रही अपूर्वा। हेलो, दिखा, रुकिए आप अपूर्वा। हाँ आर्टिकल आर्टिकल कह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, तो उन अमेंडमेंट्स में क्या क्या किया गया था? Ma'am, one, this only that law of property was removed and then it was added again in the constitution only. It was removed as a then it was added in 49. यू आर नॉट, रुको नेटवर्क में दिक्कत है तुम्हारे, नेटवर्क जोन में आओ थोड़ा सा बेटा। मैम हम बताएं? नहीं तो चल रहा है। रुको, अभी बस पूछूंगी, रुको ना। यस अपूर्वा। Yes. Hello. हाँ अपूर्वा। Am I? Yes, this only that this was removed property and it was again added back in the constitution only, and it was removed as a fundamental right. So this one was there. अच्छा, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था या राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया? मैम लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था। And the new provision that was Article then added a constitutional right in the constitution. So it does not remain a fundamental right, but it still remains a constitutional right. That means I want to say that I want to ask that there is right to freedom को रिमूव किया गया या लॉ ऑफ फ्रीडम, लॉ फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया या लॉ ऑफ मैम राइट प्रॉपर्टी टू को रिमूव प्रॉपर्टी किया को गया? रिमूव, मैम राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था। क्लियर हुआ ये बात? क्या बोल रहे थे आप, कहाँ पर दिक्कत थी, क्यों बुलवाया मैंने दूसरों से? हाँ मैम, वो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी की फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी की जगह मैंने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी बोला गया। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को ऐड किया गया। हाँ वो ऐड किया गया था 300 ए में शायद, और उसको रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। हाँ फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल था? फंडामेंटल राइट्स मैम ये नहीं याद है मुझे कौन सा आर्टिकल था। कौन बताएगा? I suppose. Hello. हाँ बताओ। Ma'am, it was 300A most. Yeah, Ma'am, it ये was तो add 300A of the constitution. Yes. Ma'am, it was added was there added. and it was from the fundamental. And which one is removed? I think And right to 19 property. कौन बोला? issue ईश्लेंद्र। बोलो ईशु। सर 19F से रिमूव किया गया था। Yes, 19F 19 clause 1F रिमूव किया गया, आपका 19 clause 8 रिमूव, 19 clause 8 रिमूव किया गया, आर्टिकल 31 रिमूव किया गया। 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज F, ये मेरा कहने का मतलब है। फिर उसके बाद, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर आर्टिकल 31 रिमूव किया गया। ठीक है, बट ये क्लियर करने के लिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको खत्म करने के बाद जो माइनर पीपल थे वो अपनी जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट डालेगा या ये नहीं डालेगा, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ और ये पता चला कि आर्टिकल 31 के रिमूव करने से आर्टिकल 30 पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो तब भी अपनी जो प्रॉपर्टी है दूसरों की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर कीमत दे रहे हैं, उसकी प्राइस दे रहे हैं, और अगर वो नहीं देते हैं प्राइस तो वो नहीं कर सकते हैं, एक्वायर नहीं कर सकते हैं या जमीन पे नहीं कर सकते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी का जो इम्पैक्ट था वो किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान पर नहीं पड़ेगा। ये क्लियर बात एकदम क्लियर कर लीजिए अपनी आंखों के सामने। इसको क्यों करा गया, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने क्लियर करके इन्होंने आर्टिकल 30 क्लॉज ए जोड़ा। ठीक है, नया खंड जोड़ा आर्टिकल
30 में, और उसने ये कहा कि राज्य किसी ऐसी विधि को पारित करते समय जो किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था को समर्पित है, संपत्ति के अनिवार्य अर्जन का उपबंध करती है, ये सुनिश्चित करेगा कि इस विधि के अधीन अर्जित संपत्ति के लिए नियम या निर्धारित रकम ऐसी ना हो कि जो इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार को निर्बंधित या नष्ट करती है। कौन बोला अब ये बीच में? ठीक है, तो ये आर्टिकल 30 है, हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, मैं केवल हिंदी में आप लोग को बोल रही थी ये बात कि आर्टिकल 30A का जो बद जोड़ने का कारण था वो ये था, जब हम आर्टिकल 31 रिमूव करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जितनी भी संपत्ति थी, संपत्ति का जो अधिकार था, उसके जरिए इन्होंने क्या करा, लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसको एक निश्चित, एक इंडेफिनेट उसमें बांध दिया कि एक व्यक्ति इससे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रख सकता है। लेकिन इन्होंने फिर एक बार ये और किया, 30A में एड ऑन किया, 30 में 30A एड ऑन किया और बोला कि भाई देखिए, आप लोग अगर एक्वायर करते हैं फॉर द माइनर इंस्टीट्यूशन देन यू कैन टेक दैट प्रॉपर्टी, और आपके ऊपर ये राइट टू प्रॉपर्टी का रिमूवल जो है इम्पैक्ट नहीं करेगा। नाउ कम टू आर्टिकल 29 क्लॉज 1 एंड 30 क्लॉज 1 में क्या रिलेशन है। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 जब हम कल पढ़ रहे थे तो हमें पूरा पढ़ लिया था, तो उसमें मैं अब पूरा दोबारा से रीड आउट नहीं करने वाली हूँ। तो आर्टिकल 29(1) जो है, हमारे जो सिटीजन्स हैं उसके किसी एक क्लास को, ठीक है, जिसमें बहुसंख्यक भी शामिल हैं, उनको अपनी विशेष भाषा, लैंग्वेज, कल्चर, उनकी लिपि को उसे बनाए रखने के लिए राइट देता है। और उस राइट के बाद क्या करता है, ये कहता है कि भाई इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप माइनर हो, आपको इसके लिए माइनर होना जरूरी नहीं है, यू कैन बी मेजर इन द सोसाइटी और इन द इंडिया। इफ यू, आप अगर माइनर नहीं भी हैं तभी आप अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को, अपनी लिपि को आप कंजर्व कर सकते हैं। ये हमारा कौन कह रहा है? आर्टिकल 29 क्लॉज 1 कह रहा है। जबकि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 की अगर हम बात करें तो ये केवल और केवल माइनर्स को राइट दे रहा है, ठीक है। ये लोग राइट नहीं दे रहे हैं किसको? किसी भी बहुसंख्यक को। ये मेजर लोगों को राइट नहीं दे रहे हैं, केवल माइनर को राइट दे रहे हैं। माइनर को क्या राइट दे रहे हैं कि आप रिलीजन और अपनी लैंग्वेज के आधार पर अगर आप माइनर हैं तो आप अपनी कल्चर को बढ़ाने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए, अपने रिलीजन को और अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ओपन कर सकते हैं। सेकेंड क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? आर्टिकल 29 क्लॉज 1 जो भी राइट्स दे रहा है, ठीक है, वो केवल 3 चीजों से रिलेटेड हैं। फर्स्ट वन लैंग्वेज, दूसरा लिपि, थर्ड वन इज कल्चर। जबकि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो आपको राइट्स दे रहा है वो पूरे के पूरे जो वर्ल्ड, इंडिया के, कंट्री के जो इतने भी माइनर लोग हैं उनके लैंग्वेज एंड रिलीजन पे आधारित हैं, डिपेंड करते हैं किस पर? लैंग्वेज एंड रिलीजन पे। तो आर्टिकल 29 के पास 3 ग्राउंड्स हैं और जबकि आर्टिकल 30 के पास ओनली 2 ग्राउंड्स हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड हेड। इसमें क्या है कि थर्ड ये है डिफरेंस कि जो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 है, ठीक है, वो क्या करवा रहा है हमसे? भाषा, लिपि, कल्चर को कंजर्व करने के लिए दिया गया है कि आप अपनी लैंग्वेज को, लिपि को और कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, उसे संरक्षित कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है वो आपको क्या कह रहा है कि भाई देखिए, आप अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं और उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दैट मीन्स दोनों डिफरेंट है। पहला वाला क्या कह रहा है? पहले वाला केवल आपको कंजर्वेशन का राइट दे रहा है, कंजर्वेशन का तरीका नहीं बता रहा है।
जो आर्टिकल 30 है वो हमें एक कंजर्वेशन का तरीका भी दे रहा है और बता रहा है कि आप इस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन कंजर्व के करने के लिए आप केवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अगर एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं तो वो केवल 2 ग्राउंड्स पे हो सकता है, आप उन बाकी के 3 ग्राउंड्स को यूज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ हेड क्या कहता है इसका, फोर्थ डिफरेंस इनके बीच में क्या है, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में लैंग्वेज, लिपि और संस्कृति, आपका कल्चर का जो कंजर्वेशन है वो किसी ऐसे तरीके से भी हो सकता है, ऐसा कोई मीडियम हम यूज कर सकते हैं जिसका किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लेना देना ही नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश या एडमिनिस्टर करने की, किस चीज के लिए, अपनी लैंग्वेज को, अपनी लिपि को और अपने कल्चर को सपोर्ट करने के लिए। बट आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि भाई आपको केवल और केवल आपके माइनॉरिटी के द्वारा, माइनर क्लास के द्वारा जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उसमें लैंग्वेज, लिपि एंड कल्चर का कोई कंजर्वेशन का कोई मोटिव हो या ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप किसी ऐसी अपने रिलीजन की रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्टर कर सकते हैं जिसका लैंग्वेज, लिपि एंड कल्चर से कोई रिलेशन ना हो। दैट मीन्स वहां पर हम लोग देखिए, शिक्षा संस्थाएं जो होती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक निरपेक्ष, एक सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष जो क्लियरली हम बात बताते हैं, निरपेक्ष और इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेट, अगर किसी माइनर एजुकेशनल जो स्टेट जो है वो माइनर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रेगुलेशन कैसे करता है। तो एनीबडी स्टडी अबाउट इट, किसी ने पढ़ा है कैसे करता है? लोग बोल क्यों नहीं रहे हो आज, क्या हो गया? क्यों आनंद, कैसे करता है स्टेट माइनर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रेगुलेशन? मैम उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस या पेमेंट, सैलरी वगैरह इन सब पे बना के करेगा एक्वायर। अच्छा ये बताओ, मैंने एक माइनर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल दिया, ठीक है, मान लो मैं माइनर हूँ किसी ना किसी टर्म में, लैंग्वेज में, रिलीजन में। ठीक, मैंने एक माइनर इंस्टीट्यूशन खोला। अब ये बताओ क्या मैं कहीं पे भी कैसे भी खोल सकती हूँ, या इसको मेरे को स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन से अपने आप को फॉलो अप कराना होगा, या मेरे को एब्सोल्यूट राइट है इसका? क्यों अपूर्वा? Does I have I right or not, absolute right to establish any minor education institute? दीपिका? मैम एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा। एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा। किसी भी अपनी पसंद की, मैंने बोला था कल, अपनी पसंद की, ठीक है, अपनी रुचि की, अपनी चॉइस की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ आर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, उसे कंजर्व करने के लिए हम अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं, ये था। लेकिन इनका प्रशासन के मामले में धर्म और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। द राइट गिवन टू माइनर इंस्टीट्यूशंस इज नॉट एब्सोल्यूट टू एडमिनिस्टर देम। ऐसा क्यों? इस लॉ, इस अधिकार को, जो ये राइट है, इसको हम रेगुलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं।
अगर इसको हम रेगुलेशन से डिफरेंट कर देंगे, अगर हम इसे रेगुलेशन से हटा देंगे, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति जो भी माइनर है वो अपना एक बच्चे का या 2 बच्चे का इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाएगा और एड लेना लगेगा। कहाँ से? स्टेट से। कहेगा भाई मैं तो इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, भले ही तो मेरे में ही क्या गलती है, 2 बच्चे आ रहे हैं तो या 4 बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, मैं रोड पे बैठ के पढ़ाऊँ, मेरी मर्जी, मैं कहीं पे बैठ के पढ़ाऊँ, आपने तो मुझे फंडामेंटल राइट है ये मेरा। इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती, छोटे छोटी दिक्कतें होती। तो इसमें क्या करा इन्होंने कहा नहीं, हम एक रेगुलेशन बनाएंगे इस राइट को फॉलो अप कराने के लिए। अगर आपको ये राइट का यूज करना है तो आपको हमारे रेगुलेशन के अकॉर्डिंग्स में चलना होगा, और उन रेगुलेशंस को फॉलो अप करते हुए भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, भले ही वो माइनर इंस्टीट्यूट में किसी भी तरीके का हो, भले ही वो लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए बनाया हो या रिलीजन को कंजर्व करने के लिए बनाया हो, आपको उस इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्टर करने के लिए राइट तभी दिया जाएगा जब आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, आप हमारे बनाए हुए रेगुलेशंस को फॉलो अप करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं देन वी विल नॉट गिव यू परमिशन। इसका कारण था क्या था कि जो भी कुप्रशासन होता है, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं का कुप्रशासन ना हो सके, बल्कि प्रशासन प्रॉपरली चले और जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं राज्य की थोड़ी बहुत पकड़ हो, वरना स्टेट के द्वारा वो एकदम से बाहर निकल जाती हाथ से, और उनका जो कार्य है वो कोई भी व्यक्ति जज ही नहीं कर पाता कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंडी केरल एजुकेशन बिल का केस आता है, आप लोगों ने सबने सुना है इंडी केरल एजुकेशन बिल। उसमें डायरेक्टली क्लियर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई देखिए, प्रशासन के अधिकार में कुप्रशासन का अधिकार नहीं है। राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट इंक्लूड मेल एडमिनिस्ट्रेशन। इंडी एजुकेशन के केस में क्या हुआ, इंडी केरल एजुकेशन बिल के केस में हुआ ये कि स्टेट ने ये एक बिल लेके आया और उसमें माइनर क्लास को, माइनॉरिटी क्लास को उन्होंने कुछ शर्तें लगा दी कि आपको हेल्प देने के लिए, आपको एड करने के लिए हम कुछ शर्तें डिस्कस करेंगे, और जो अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स होगा उनको उनका रिमूवल होगा, उनकी जो पेंशन वेतन होगा, जो उनका सैलरी वगैरह, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ रेगुलेशंस बनाए, ठीक है। और उसमें जो टीचर्स होंगे उनकी जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, उसके लिए उन्होंने कुछ अर्हताएं डिस्कस कर दी कि भाई देखिए इसके अंदर आप आएंगे तो ही आप टीचर के रूप में वर्क करेंगे, वरना आप टीचर के रूप में वर्क नहीं करेंगे। और इसके लिए इन्होंने और काम क्या किया, अध्यापकों की जो टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट होगी उसके लिए जो उम्मीदवार होंगे उसका जो इलेक्शन है वो कौन करेगा, लोक सेवा आयोग, दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन, ये काम करेगा, और उनको तभी टीचर बनाया जाएगा जब वो इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैम इसी केस में मतलब ये 2-3 चीजें और ऐड करी गई थी। बताया गया था कि अगर कोई गवर्नमेंट है जो लेजिस्लेशन बना रही है इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एकेडमिक स्टैंडर्ड, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी और रीजनेबल रेगुलेशन टू प्रिस्क्राइब सिलेबस, तो ये वायलेट नहीं करेगा आर्टिकल 30 को। आगे आती वैसे बताती है, तुमने बता दिया तो इट्स ओके। फिर इसके बाद उन्होंने टीचर्स के लिए जो सर्विस कंडीशंस हैं वो वैसे ही रखी जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में होती हैं। कोई भी टीचर कोई भी टीचर सरकार द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति है, अधिकारी है, ऑफिसर है, उसकी प्री परमिशन के बिना हटाया नहीं जाएगा अपने पोस्ट से, ना ही उसको रिमूव किया जाएगा, ना ही उसके पद को कम किया जाएगा, मतलब उसका जो डिमोशन भी नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, और ना ही उसे निलंबित, सस्पेंड किया जा सकता था। माइनॉरिटी क्लास ने इन जो रेगुलेशंस थे इस पे क्वेश्चन करना कि भाई आप ये इस तरीके से आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो, आप इंटरफेयर कर रहे हो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो स्टेट है उसने कहा कि शर्तें जो ये हमने रेगुलेशंस बनाए हैं उनके लिए बनाए हैं जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उन टीचर्स के लिए बनाए हैं, उन जो सैलरी पेड
जिनको की जा रही है उन टीचर्स के लिए हमने ये रेगुलेशंस बनाए हैं, आपके इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं बनाए हैं। हम टीचर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, हम टीचर्स की सेवा कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी भी टीचर के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी टीचिंग का काम कर रहे हैं और ये भी टीचिंग का काम कर रहे हैं। ये सीधे तरीके से उनको अगर कम वेतन मिलता है या उनके साथ में उनकी जो सेवा शर्तें हैं उनको हम प्रॉपरली नहीं देते हैं, तो उनके आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है। तो इस आधार पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला नहीं, हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये भी बोला कि ये जो हम लगा रहे हैं ये बिल्कुल ये जो रेगुलेशन हमने बनाए ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो कोर्ट ने कहा आर्टिकल 30 स्टेट को ऐसी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऊपर रखने के लिए, उनकी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उद्देश्य से, ठीक है, विनियम बनाने से रोकता है, उनको रोकता है कि आप इनको अगर श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो आप इनके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाएंगे। बट वो ये नहीं कहता है कि आप उनके लिए जो है आप उनको जो है खराब करने के लिए नहीं बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है जो आपके इंस्टीट्यूट की श्रेष्ठता को कम करता हो, बल्कि बढ़ाने का ही काम किया है। तो बढ़ाने वाले जो लॉज हैं उनको हम रोकने नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए जो एडेड हैं या फिर रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय द स्टेट, ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए किसी भी राज्य को प्रॉपर रेगुलेशन बनाने से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद केस आ जाता है सिद्धराजबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सिद्धभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये 1963 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे रेगुलेशंस जो एड लेने के लिए, अनुदान प्राप्त करने के लिए या फिर रिकॉग्निशन की शर्तों के लिए, ठीक है, रिकॉग्निशन की शर्तों के रूप में बाय लॉ लगाए जा सकते हैं, ऐसे संस्था को, ऐसे इंस्टीट्यूशन को माइनर इंस्टीट्यूशन के रूप में बनाए रखने के लिए, एक शिक्षा संस्था के रूप में प्रभावपूर्ण बनाने के लिए होने चाहिए। वो कहना चाह रहा है कि भाई ऐसे लॉज जो भी आप बना रहे हैं, जो किसके लिए बना रहे हैं, आप ग्रांट लेने के लिए बना रहे हैं या फिर आप बना रहे हैं किसके लिए, रिकॉग्निशन की शर्तों को लेने के लिए बना रहे हैं, रिकॉग्निशन देने के लिए बना रहे हैं, वो बना सकते हैं आप, ऐसे विनियम बिल्कुल बनाइए, ऐसे रेगुलेशन जरूर बनाइए, लेकिन वो आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए होने चाहिए, उनको खराब करने के लिए नहीं होने चाहिए। और साथ ही ऐसे चीजों को दो रूप में फॉलो अप होना चाहिए। पहला, इसे जो है युक्ति युक्त होना चाहिए, दैट इज रीजनेबल होना चाहिए। सेकंड, संस्था के शैक्षिक स्वरूप को विनियमित करने वाला होना चाहिए, मतलब जो उसका एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो भी स्वरूप है उसको रेगुलेट करने वाला होना चाहिए। जो अल्पसंख्यक जो माइनर समुदाय है, कम्युनिटी है, या उन पर्सन्स के लिए जो इसमें आकर के आश्रय लेते हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाने में सहायक है। इट विल हेल्प दोज पर्सन्स who take आश्रय in these education institution, ठीक है, फॉर दोज पर्सन एजुकेशन इज मस्ट, उनके लिए एजुकेशन को मस्ट बनाने के लिए ये जरूरी होना चाहिए। और आर्टिकल 30 जो है किसी भी युक्त दैट इज रीजनेबल रेगुलेशन बनाने से किसी भी स्टेट को नहीं रोकता है, और स्टेट को नहीं रोकता है, बट रेगुलेशन हमेशा उनके इंटरेस्ट में बनाए जाने चाहिए, ना कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाने चाहिए। तो ये कहा गया हमारे सिद्धराज भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में। अब इसमें अगर आप चाहें तो कुछ केस लॉ के नाम लिख सकते हैं, लाइक लिली कुरियन वर्सेस लेविना। इसमें केरल यूनिवर्सिटी एक्ट था, ये आपका उसमें केस आता है
जनरली आपका मेंस का आंसर अगर आता है तो उसमें आप लिख सकते हैं, और ये प्री में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लिली कुरियन वर्सेस लेविना। इस केस में क्या हुआ था, केरल यूनिवर्सिटी एक्ट 1957 में एक अध्यादेश की वैधता, अध्यादेश में आर्टिकल 33 था, उसकी वैलिडेशन को चैलेंज किया गया था कि उसमें आर्टिकल 30 क्लॉज 1 का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो फिर इसमें कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद हम एक केस देख लेते हैं, मैनेजिंग बोर्ड ऑफ मिली तालीमी मिशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इसमें ये हुआ था 1977 में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी, स्टैब्लिशमेंट किया गया था। कॉलेज ने विश्वविद्यालय से संबंधन, मतलब संबंधन बोले तो रिलेशन और आपकी मान्यता रिकॉग्निशन के लिए बोला, तो 3 सत्रों के लिए अस्थायी मान्यता दे दी गई, रिकॉग्निशन दिया गया। उसके बाद कॉलेज ने जब स्थायी रिकॉग्निशन के लिए बोला तो उसे मना कर दिया गया कि हम आपको स्थायी रिकॉग्निशन नहीं दे सकते, क्वेश्चन किया गया। और फिर सरकार की ओर से कहा गया कि भाई कॉलेज में आपके फुल टाइम टीचर्स नहीं है और रात्रि में चलता है, प्रैक्टिकल कार्य नहीं कराया जा सकता है, आपके पास बिल्डिंग नहीं है, आपके पास लाइब्रेरी नहीं है, इसीलिए हमने ऐसा करा है। फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने क्या, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखिए, जो हमारा एजुकेशनल कमीशन है और हमारा यूनिवर्सिटी है, आपने उनकी बातों को, उनकी सिफारिशों पर बगैर विचार किए भ्रामक आधारों पर संबंधन देना, रिकॉग्निशन देने से आप मना नहीं कर सकते हैं। उसका आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग्स में वो क्या है, इनवैलिडेट है, वैलिडेट नहीं कर सकते आप उसको, इसीलिए आपको उससे रिकॉग्निशन दे दिया जाना चाहिए। फिर आ जाते हैं केस फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया, इसमें भाई देखो ये हुआ कि हाई सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया कि जो भी गैर सहायता प्राप्त हैं, जो ग्रांटेड एड नहीं ले रहे हैं, ऐसी संस्था जो कि ग्रांटेड एड नहीं ले रही है बट हमारे दिल्ली प्रशासन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, उन्हें अपने टीचर्स को और अदर जितने भी उसके कर्मचारी हैं उन सबको वही सैलरी एंड सैलरी वगैरह देनी होगी जो गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलती है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा, वायलेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस लास्ट है ये, सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। As we all know that St. Stephen College is the constituent of Delhi University, उसका एक कॉलेज है, बहुत फेमस है साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए और टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से एक है। इसमें क्या हुआ, इसमें इस कॉलेज में जो एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए कुछ डिफरेंट लॉज थे। ठीक है, कुछ डिफरेंट रेगुलेशंस थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सभी कॉलेजेस के लिए एक नियमावली बनाई, उन्होंने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए और उसमें ये कहा गया कि प्रवेश परीक्षा में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसके आधार पर, उसके बेस पर हम एडमिशन लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने जो एडमिशन की एक डेट फिक्स कर दी कि इतनी तारीख के बाद हम एडमिशन नहीं लेंगे। कॉलेज ने क्या किया, कॉलेज ने ये किया कि प्रवेश के लिए कॉलेज ने एडमिशन के लिए एक इंटरव्यू का रूल बना दिया कि भाई पहले हम इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद ये हम एडमिशन लेंगे। कॉलेज ने विश्वविद्यालय के प्रवेश संबंधी, कॉलेज ने विश्वविद्यालय के जो एडमिशन रिलेटेड इश्यूज थे उसको क्या करा, चैलेंज किया कि भाई आप माइनर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का उनको वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि सेंट स्टीफन कॉलेज इज अ क्रिश्चियन कॉलेज एंड क्रिश्चियंस को इंडिया में माइनर माना गया है, माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा जो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है इसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं और आर्टिकल 30 को वायलेट कर रहे हैं। तो बताओ हुआ वायलेशन या नहीं हुआ, पहले तुम लोग बताओ। नहीं होना चाहिए। हुआ, बिल्कुल सही है।
है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि 4:1 के रेशियो से कि आप इस तरीके का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी को किसका एडमिशन लेना है, किस तरीके से लेना है, इससे रिलेटेड रूल्स नहीं बना सकते हैं। आपके बनाए गए रूल्स को फॉलो अप करने के लिए सेंट स्टीफन कॉलेज जो है बाध्य नहीं है। ठीक है, अब ये टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है और यहीं पे मेरा सिलेबस भी क्लोज होता है। तो अब आप मुझे बताइए जो भी समस्या है उसके विषय में। अच्छा ये बताओ, यूट्यूब पे मैं डालती हूँ, तुम लोग देखते हो या नहीं देखते हो? जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं लिए, पिछले 4 लेक्चर हमारी क्लास के उस पे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, यू ऑल कैन सी दैट। जी देखता हूँ मैडम। देखते मैम, लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन देख लिया कीजिए। अच्छा ये बताइए, कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को सिलेबस में? अब नहीं मैडम। कोई डिस्कशन बाकी हो तो बता दो, कल तक पढ़ लो, 2 दिन है आप लोग के पास और उसमें आप लोग को कोई भी समस्या है तो यू ऑल कैन व्हाट्सएप मी। ओके मैम। यस तो एक मीटिंग और रख लेंगे, उसमें हम लोग एक कर लेंगे, लेकिन आप लोग के पास अब 2 दिन का समय है। आप 2 दिन में अपनी सारी समस्याएं चुन लीजिए सिलेबस में से पूरे, जो भी जहां भी दिक्कतें हैं। मैडम ठीक है, क्योंकि इसके बाद में क्लासेस ऑफ कर दूंगी 30 के बाद। यस मैम। ठीक है, इसके अलावा और कुछ दिक्कत? सवाल देखने के लिए मैं तरस गई 62 बच्चों का। हमारी क्लास में आज तक भी 62 बच्चे नहीं आए। चरणजीत फोटो खींच लीजिए बच्चे। यस अभिषेक। मैम वो एग्जाम में दिखाई दे। एग्जाम कब से होने की उम्मीद है मैम? जैसे इंस्टीट्यूट खुलेगा उसके 1 हफ्ते बाद से हम एग्जाम लगवा देंगे आप लोग के। ओके मैम। ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, अच्छे अच्छे पेपर लिख के आइएगा। ये मत सोचिएगा फ्री के नंबर मिलते हैं, यहाँ फ्री के नंबर नहीं मिलते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस। हाँ जी, कब तक खुलेगा इंस्टीट्यूट? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये तो भगवान ही जानते हैं, मैं कैसे जान सकती हूँ। जब तक कोरोना रहेगा तब तक तो नहीं खुलेगा। कोरोना के बंद होने खत्म होने के बाद ही खुलेगा, जब कोरोना कुछ मध्यम पड़ेगा या कम होगा। यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 3 या 4 लोग मर चुके हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। मैम मई के शुरू में तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। अब तो नहीं, मई के स्टार्टिंग में नहीं खुलेगा, आफ्टर मिड में खुलेगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, ओके मैम।